अच्छा डिवाइडर डाटा। अच्छा नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार मैम। यस व्यूअर्स, आप सबको भी नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना चंदाराणा हूँ, महिला शक्ति केंद्र दादरा एंड नगर हवेली में वीमेन वेलफेयर ऑफिसर हूँ। और आज हमारे बीच डॉक्टर शहनाज पौरुष बिल्ली जी है और वो पिछले 15 सालों से दिनसो डाकुलो कॉलेज नवसारी में एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में लास्ट 15 ईयर्स से है। उसके अलावा उन्होंने एलएलबी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक लाया है, गोल्ड मेडल जीता है। एलएलएम में फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडल। उनको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों से भी अवार्ड एनायत हुआ है। उसके अलावा उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं लॉ के रिलेटेड। वो कॉन्फ्रेंस सेमिनार उसमें अपने पेपर प्रेजेंट करते रहते हैं। और एक दो बार हम लोगों को भी ऐसा मौका मिला था कि उनकी जहाँ स्पीच हो वहाँ हम मिल गए थे एक एनजीओ के फंक्शन में। तो तब से हमारी ये दोस्ती है और ये दोस्ती कहीं ना कहीं आगे फूली फली ही है। और इसलिए आज हमको मौका मिला है कि मैडम से हम लॉज रिलेटेड टू विमेन, महिलाओं के जो कायदे हैं, जो प्रावधान है लीगल का, वो क्या क्या है, महिलाएं कैसे उसमें से उसका यूज कर सकती है, कैसे उसका फायदा उठा सकती है। मैडम के बारे में बताया जाए उतना कम है वैसे, क्योंकि उनको फारसी कम्युनिटी के जोस्टा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके अलावा वो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ स्टडीज साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा वो मेंबर है एग्जामिनेशन कमेटी की। उसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी है गुजरात स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की। वो चेयरपर्सन रह चुकी है, रिसोर्स पर्सन रह चुकी है कई सेमिनार वर्कशॉप उसमें। तो ये हमारा लॉ मैगजीन में भी वो लिखती रहती है। तो ये हमारा प्रिविलेज है कि ऐसे स्पीकर हमको मिले हैं आज सुनने को। और बिल्कुल वो बहुत कन्वीनियंट और बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि मैं उनको लास्ट आई थिंक 12 साल से जानती हूँ। एंड कोई भी फंक्शन लेके जाओ, कुछ भी अगर इट इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, शी ऑलवेज से यस, yet she is very easy if we see her schedule। तो उनके ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए भी मैं उनको थैंक कहती हूँ, क्योंकि कुछ भी प्रोग्राम लेके जाते हैं वो हमेशा हाई बोलती है, मैंने कभी उनसे ना सुना नहीं है। तो ऐसे स्पीकर डॉक्टर शहनाज बिल्ली जी जो लॉ के एक्सपर्ट है, वो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, आपके पास। आपसे हम विनती करते हैं महिला शक्ति केंद्र दादरा नगर हवेली दमन और दीव कि आप सब इसको शांति से सुने। आपको कुछ भी तकलीफ है तो दादरा नगर हवेली हो, दमन हो या दीव हो, उसका महिला शक्ति केंद्र कार्यरत है हर जिले में, तीनों के तीनों जिले में। उसके अलावा ये तीनों जिले में वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर कार्यरत है, जिसके बारे में मैंने एक फेसबुक लाइव सेशन जो पहला हमारा हुआ था उसके एड्रेस, उसके कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए ही है। तो आप वन स्टॉप सेंटर दादरा नगर हवेली दमन या दीव कहीं पे भी जा सकते हो अगर आपको लॉ रिलेटेड हेल्प चाहिए तो। उसके अलावा आप महिला शक्ति केंद्र पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और खुशी की बात यह है कि मैडम का जन्म भी दमन में हुआ था, ऐसा मैंने उनको सीवी में पढ़ा था। तो वो हम आपकी धरती की ही बेटी है, तो आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और ये सेशन को एंजॉय कीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो बाद में आप इसमें फेसबुक में डाल दीजिएगा, जो हम लेटर ऑन मैडम को पूछ के आपको रिप्लाई कर देंगे। पर आपका कांटेक्ट नंबर भी डालिएगा कि जिससे हम आपको बाद में कांटेक्ट कर पाए और रिप्लाई दे पाए। और मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम एक 1 आवर का सेशन है, तो 1 आवर तक खत्म हो जाए उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपको वंस अगेन मैं महिला शक्ति केंद्र दादरा एंड नगर हवेली और सखी वन स्टॉप सेंटर दादरा नगर हवेली दमन दीव सबकी तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। और the session is in your court now. So thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू डॉक्टर मीना चंदाराणा मैडम कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके सामने पेश होने का और जो कानूनी प्रावधान है वो आपके समक्ष रखने का। मैं तमाम श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ
कि जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का खूब खूब धन्यवाद। प्रेजेंटेशन में अपनी स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करती हूँ कि जिससे करके आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। सभी श्रोताओं का फिर से अभिवादन है। नमस्कार सबको। आज के जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है स्त्री और स्त्रियों के लिए कानून में क्या प्रावधान है, वो हम आज देखेंगे। मेरे लेक्चर की शुरुआत मैं श्लोक से करना चाहती हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सब भी उसमें ज्वाइन करें। ओम सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामयः, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, मां कदाचित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिससे हम सब परिचित हैं, सब जानते हैं, सब परिचित है कि इसमें नारी को शक्ति का रूप कहा गया है, नारी को शक्ति गिना गया है और उसको नमस्तस्य मतलब उसको नमस्कार किया गया है, उसकी शक्ति को माना गया है। अब एक और कहावत आपको दिखाऊंगी। वो कहती है कि ढोर गवार पशु और नारी चारों तारण के अधिकार। अब ये कहावत कहती है कि ढोर मतलब जानवर, गवार मतलब जो इंटेलिजेंट नहीं है, पशु और नारी, उन चारों को जितना मारो, ताड़न मतलब उनको मारो, उनको फिजिकल एब्यूज करो, तो उनके वो हकदार है। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये दोनों का विरोधाभास होता है। एक तरफ हमारे शास्त्रों में नारी को जहाँ देवी गिना गया है, वहाँ दूसरी तरफ स्त्री को ढोर गवार और पशु की कैटेगरी में लाया गया है और कहा गया है कि उनको जितना मारो इतना वो अच्छी रहती है। कायदे की बात करें, सब लॉज की बात करें तो भारतना બંધારણ મુજબ સ્ત્રીઓને સમાન અધિકાર છે। जो शास्त्र है, जो कायदा है, जो लॉ है, वो कहते हैं कि लेडीज जो होती है उनको समान अधिकार होता है। वो एज गुड एज मेन, वो पुरुषों के समान है। परंतु आ हकीकत पुस्तकों में है, वास्तविक जीवन में हकीकत अलग है। पर हम देख रहे हैं कि ये सब जो प्रावधान है, कि ये सब जो हकीकत है, वो पुस्तकों में ही अच्छी लगती है, जबकि वास्तविक जीवन में हकीकत कुछ अलग ही है। स्त्रीની કુદરતી રીતને શરીર રચના કોમલ છે, જ્યારે પુરુષ બલવાન છે। हम सब जानते हैं कि स्त्री का शरीर थोड़ा नाजुक होता है, जबकि पुरुष का शरीर बलवान होता है। आથી नाजुक शरीर रचना धरावती स्त्री भारतમાં પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં ઘરમાં તેમજ સમાજમાં શોષણનો, भेदभावનો તેમજ ગુનાનો शिकार बनती रहे છે। इसी शारीरिक रचना के कारण स्त्रियों को ये शोषण, भेदभाव और जो भी गुना होते हैं उनका भोग बनना पड़ता है। ये सचमुच दुख की बात है और यही वास्तविकता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर गुना स्त्री के विरुद्ध होगा तो स्त्रियों में कायदा की जोगवाई है, मतलब लॉ के रिलेटेड जो जोगवाइयाँ है, जो प्रावधान है, उसके लिए उनमें वेलकमनेस मतलब वो इतनी जागरूक नहीं है, या अगर उनके साथ कुछ खराब होता है या कुछ गुनाह होता है तो वो उतनी जल्दी नहीं रजिस्टर कराती या नहीं पुलिस केस करती। ये सब के पीछे मेन कारण जो है वो है कि स्त्रियों को ऐसा लगता है कि अगर हम पुलिस केस कराएंगे, या अगर हम कहेंगे कि हमारा रेप हुआ है, या अगर हम कहेंगे कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, समाज में लोग हमें कैसे देखेंगे।
तो ये जो मेन कारण है कि जिसके लिए स्त्री पुलिस के पास नहीं जाती या केस नहीं करती, उसके लिए सबसे महत्व की जोगवाई, महत्व की प्रावधान लॉ में किया गया है, कायदे में किया गया है, वो है सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में कलम 228A में एक प्रावधान है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई स्त्री कोई गुनाह का भोग बनती है तो उसकी मर्जी वगैरह, उसकी मर्जी के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसके नाम या उसकी आइडेंटिटी, ओळख, मतलब जो उसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, उसका नाम, वो प्रसिद्ध नहीं कर सकते। द सेकेंड इज, दूसरा है, अधिकार विना छापे के प्रसिद्ध करें, उसका नाम कोई अखबार वाला भी प्रसिद्ध कर सकता नहीं है। जैसे हम कभी कभी पेपर में पढ़ते हैं कि रीना, फिर ब्रैकेट में लिखा होता है नाम बदल्यू छे। सो दैट इज द प्रोविजन, वो एक प्रावधान है कि अगर पीड़ित की इच्छा न हो कि उसका नाम पेपर में आए या प्रसिद्ध हो, तो कोई पेपर वाला, न्यूज चैनल वाला ऐसे नहीं कर सकता, कलम 228A के तहत। द नेक्स्ट इज, दूसरा है कि अदालती कार्यवाही छापे के प्रसिद्ध करें। कोर्ट में जो केस चलता है, कोर्ट में जो सारी प्रोसीडिंग्स होती है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड या रेप के रिलेटेड या अपहरण के रिलेटेड, वो जो सारी है उसके लगती, वो भी कोई कार्यवाही, जो सारी प्रोसीजर्स है, जो सारी कार्यवाही है, वो कोई प्रसिद्ध भी नहीं कर सकता और वो कोई टेलीकास्ट भी नहीं कर सकता। अगर कोई न्यूज़ चैनल और अगर कोई न्यूज़पेपर वाला ये करता हुआ, अगर इफ इट इज फाउंड गिल्टी, अगर वो इसका गुनहगार साबित होगा, अगर उसने ऐसा किया न्यूज़ चैनल वाले ने, तो उनको 2 वर्ष की सजा और दंड, मतलब उसको जेल की सजा होगी या फिर उसको दंड, मतलब उसको पेनल्टी रुपए के रूप में, पैसे के रूप में उसको देनी पड़ेगी। सो आईपीसी की ये जो कलम है वो हम सबको सेटिस्फाई कराती है, संतुष्ट कराती है कि अगर हम लॉ का, कायदा का मदद ले, उनकी अगर प्रावधान में अगर जाए, तो हमारी जो नाम है, हमारी जो पहचान है, वो हमारी मर्जी के बगैर प्रसिद्ध नहीं होगी। वो छाप भी नहीं सकते, कार्यवाही भी छाप नहीं सकते, या फिर उसको टीवी पे भी बता नहीं सकते। सो ये जानकारी आपके लिए सबसे महत्व की है कि अगर हम केस करने जाए या अगर हम कोई लॉ के रिलेटेड कोई प्रोविजन की मदद ले, तो हमारा नाम प्रकट नहीं होगा। तो जो हमारे दिल में डर है कि सबको पता चल जाएगा, वो निकाल देने की जरूरत है, क्योंकि लॉ हमको ये आश्वासन देता है कि ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हम सबके लिए जानना जरूरी है और जो हम सब परिचित है, वो है दहेज मृत्यु। જ્યારે કોઈ સ્ત્રીની મૃત્યુ, दहेज मृत्यु मतलब हमको ऐसा लगता है कि दहेज के कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाए, पर आप जब कलम 304B देखोगे तब उसमें आपको इतनी सारी स्मॉल पॉइंट्स, इतनी सारी बारीकियां मिलेगी जो शायद आपको पता नहीं होगी कि જ્યારે કોઈ સ્ત્રીનું મૃત્યુ તેણીના લગ્નના 7 વર્ષની અંદર સળગાવી મૂકીને અથવા શારીરિક ઈજાઓ પહોંચાડીને નિપજવામાં આવ્યું હોય अथवा असामान्य संजोगों में तेणीનું मृत्यु થયું हो। शायद हमको लगा होगा कि शायद हम सोच रहे होंगे, जिसको लॉ नहीं पता हो, कि दहेज मृत्यु मतलब शादी के 1-2 साल के अंदर उसकी मृत्यु होनी चाहिए, पर लॉ ऐसा कहता है, जो न्याय है, न्याय प्रणाली है, कायदा है, वो कहता है कि लग्नना 7 वर्षની अंदर, मतलब 7 वर्ष, 7 years का पूरा हमें समय दिया है, उतने में भी अगर उसकी मृत्यु होती है दहेज के कारण, तो वो दहेज मृत्यु कंसीडर हो सकती है। तथा मृत्युना तुरंत पहला तेणीना पति अथवा तेणीना पतिना कोई सगा द्वारा दहेजनी मांगणी माटे अथवा ते संबंधमां तेनीने क्रूरता अथवा त्रासनो भोग बनाववामां आवी हती। अब ये जो प्रावधान है वो उसके हस्बैंड के लिए है कि वो मृत्यु 7 वर्ष के अंदर अंदर तो होना चाहिए, पर वो दहेज के कारण या उसको कोई त्रास होना चाहिए, उसको कोई परेशानी होनी चाहिए, या उसको कोई हेरेसमेंट होना चाहिए दहेज के रिलेटेड, तो ही वो दहेज मृत्यु
कीन सकती है. વી કેન કન્સિડર ઇટ એઝ દહેજ મૃત્યુ. તેવું દર્શાવવામાં આવે તો આવું મૃત્યુ દહેજ મૃત્યુ કહેવાય. તથા તેણીના પતિ કે સગાઓ તેણીનું મૃત્યુ નિપજાવ્યું છે તેમ ગણાય. वो जो प्रावधान है उसमें लिखा है कि दहेज मृत्यु के लिए उसका हस्बैंड तो कंसीडर माना ही जाएगा, पर उनके जो रिलेटिव्स है, सास होती है, ननद होती है, जो भी इसमें सब इन्वॉल्व है, जो भी इसमें सब भागीदारी ली है कि जिससे वो लड़की की मृत्यु हुई है, वो सबको भी दहेज मृत्यु के गुनाह के अंदर दोषी करार किया जाएगा. अब इसकी शिक्षा देख लेते हैं. व्हाट इज द पनिशमेंट? 7 વર્ષથી આજીવન કેદ. ખરેખર તમારા માટે જાણવા જેવી વસ્તુ છે કે દહેજ મૃત્યુને કાયદાકીય રીતે ખૂબ જ ગંભીર રીતે લીધેલ છે કે જેમાં 7 વર્ષથી આજીવનની કેદ સુધીની સજા તેના પતિ કે સગાઓને પણ થાય છે. તો ધેટ ઇઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ કે દહેજ મૃત્યુ લગ્નના 7 વર્ષની અંદર પણ ગણી શકાય. 7મે વર્ષે થાય દહેજને કારણે તો પણ તે દહેજ મૃત્યુ ગણાય અને તેના પતિ અને સગાઓને આ સજા થઈ શકે. પણ શરત એટલી જ છે કે એને દહેજ માટેની માંગણી થયેલ હોવી જોઈએ અથવા દહેજ સંબંધી તેની જોડે ક્રૂરતા થયેલી હોવી જોઈએ. उसको दहेज के लिए परेशान किया जाना चाहिए या फिर दहेज के रिलेटेड उसको कोई परेशानी हो और उसकी मृत्यु होती है. एक शब्द बीजो पण छे अकुदरती कारण से. सामान्य नॉर्मल उसका कुछ एक्सीडेंट के ऐसा हो तो वो दहेज मृत्यु नहीं कहते, पर સળગાવી મૂકીને શારીરિક ઈજા પહોંચાડીને અને અસામાન્ય સંજોગોમાં તેણીનું મૃત્યુ થાય તો તે દહેજ મૃત્યુ કહેવાશે. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन. ये एक महत्व का प्रावधान है जो सबको जानना जरूरी है कि લગ્નના 7 વર્ષની અંદર અને અકુદરતી મૃત્યુ હોવી જોઈએ. સજામાં 7 વર્ષથી આજીવન કેદ, फ्रॉम 7 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको सजा होगी. पति को और पति के साथ उसके जो रिलेटिव्स है उन सभी को भी सजा हो सकती है. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कलम है, कलम 306. आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए ये बहुत अच्छी है. कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि लॉ में ऐसी भी प्रावधानें होती है या ऐसी भी આવી પણ જોગવાઈઓ હોય. કલમનું નામ છે એટલે એનું ટોપિક છે આત્મહત્યામાં મદદગારી કરવી. હવે વાંચતા જ આપણે એમ થાય કે કોઈને આત્મહત્યામાં આપણે કેવી રીતે મદદગારી કરી શકીએ? હાઉ કેન વી હેલ્પ એનીવન ફોર કમિટિંગ અ સુસાઇડ? તો આપણે જોઈશું આ જોગવાઈ. સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિને જીવવાની ઈચ્છા હોય છે. नॉर्मली हम सबको जीने की इच्छा होती है, पर द बेस्ट वे टू डाई इज बाय होल्डिंग योर नोज. सबसे इजी तरीका है मृत्यु का. हम अगर अपनी श्वास ही ना ले तो हम मर जाएंगे, पर ऐसा कोई नहीं करता क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा करने नहीं देता. परंतु કેટલીક व्यक्ति अंगत, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक के अन्य कारणों से आत्महत्या करे छे. ऐसे कितने सिचुएशंस होते हैं जब वो व्यक्ति, जब वो पर्सन आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है, उसको आत्महत्या करने का मन होता है या वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है. पर वो पर्सनल कारण होता है, उसका कौटुंबिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है. तो કેટલીક વખત કોઈ અન્યાય સામે કે કોઈ બાબત સામે વિરોધ કરવા પણ व्यक्ति आत्मलोपन करे छे. कभी विरोध प्रदर्शित करने के लिए, कभी वो बताने के लिए कि ये गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा करने के लिए भी वो व्यक्ति आत्महत्या करता है. तो इस केस में 10 वर्ष सुधीनी कैद ने दंड ने पात्र बनशे. वो जो व्यक्ति उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या उसको इतना दुखी करता है तो वो सामने के व्यक्ति को 10 वर्ष तक उसकी कैद या उसको दंड, मतलब फाइनेंशियल पेनल्टी, पैसे उसको देने पड़ते हैं. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप सबको समझ आएगा. दैट इज ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद. ब्रिजलाल विरुद्ध प्रेमचंद. अभी इसमें ऐसा है कि एक पति होता है, वो खूब पियक्कड़ होता है, रोज रोज दारू पीता है और दारू के लिए अपनी पत्नी के पास वो पैसे मांगता है, रोज पैसे मांगता है. तो एक दिन पत्नी वो शी वॉज फेड अप, वो
परेशान हो गई इस आदत से पति की, और उसने बोला कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। पत्नी ने पति की दारू की रोज की आदत से परेशान होकर बोला कि इससे तो मर जाना अच्छा है। तो पति बोला कि तू अगर कल मरती हो तो आज मर जाओ। ગુજરાતીમાં આપણી એક કહાવત છે કે કાલે મરતી હોય તો આજે મર। जनरली આપણે એવું કહીએ કાલે મરતો હોય તો આજે મરે। तो वो पति भी उसको बोल गया कि अगर तू कल मरती हो तो आज मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कह के वो पति घर से बाहर निकल गया। पर पत्नी ने फिर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने उसको ये बात को इतना मन पर ले लिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सो कलम 306 ये सारी सिचुएशंस को, ये सारे बनावों को अपने अंदर समेटती है कि आत्महत्या કરવામાં मददगारी करवी। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी व्यक्ति को इतना टॉर्चर करे, इतना शारीरिक, आर्थिक या फिर मेंटली, मानसिक रीत से उसको परेशान करे, अगर सामने वाली व्यक्ति वो आत्महत्या कर ले तो फिर वो जो व्यक्ति जिसके कारण आत्महत्या हुई है वो 10 वर्ष तक की कैद या दंड दोनों के पात्र होते हैं। तो आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आप कह सकते हो कि देखो अगर आप रोज उसको परेशान करोगे और अगर उसने आत्महत्या कर ली तो आपको 10 वर्ष जेल में रहना पड़ेगा। सो एक इम्पोर्टेंट प्रावधान है, एक बहुत महत्व का प्रावधान है जो हम सबको पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा और आपको बहुत नई बातें जानने को भी मिलेगी जो आपके लिए जरूरी है। द नेक्स्ट इज कलम 312 थी 316 आईपीसी की ही है, वो है स्त्री गर्भपात धारो 1971। जो एबॉर्शन करते हैं, जो स्त्रियां गर्भपात कराती है, खास करके जब भी उनको पता चलता है कि उनके गर्भ में लेडीज है, बालक है, गर्ल चाइल्ड है, तो वो गर्भपात कराती है। उसके लिए क्या प्रावधान है कायदे लॉ में, वो हम देखेंगे। वो भी इंटरेस्टिंग है, आपको शायद इतना पता नहीं होगा कि क्या क्या प्रावधान है। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સ્વેચ્છાથી કોઈ ગર્ભવતી સ્ત્રીનો ગર્ભપાત કરાવે અને જો તેવો ગર્ભપાત તે સ્ત્રીનો જીવ બચાવવાના હેતુથી શુદ્ધ બુદ્ધિપૂર્વક ન હોય તો તે વ્યક્તિ 3 વર્ષ સુધીની કેદ अथवा दंड अथवा બંને शिक्षाने पात्र થશે। जब कोई व्यक्ति कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराता है, कारण जो भी कारण कदाच ऐसा कारण शायद ऐसा होगा कि उनको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए होगी, और अगर ऐसा कराता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष सुधीनी कैद 3 years उसको इम्प्रिजनमेंट होगी अथवा दंड मतलब फाइनेंशियल उसको दंड देना पड़ेगा। दंडનું प्रावधान છે अथवा બંને शिक्षाना पात्र છે, अथवा मतलब और उसको जेल भी होगी 3 साल के लिए और उसको दंड भी देना पड़ेगा पैसे के रूप में, ये होगा। जो गर्भवती स्त्रीना गर्भમાં બાળક ફળકતું હોય અને ગર્ભપાત કરાવવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ 7 वर्ष સુધીની कैदની शिक्षा तथा दंडने पात्र बनશે। अगर बच्चे में जान आ गई होती और अगर वो रोटेट करता हो फरकतू हो पेट में, तो तेवा संजोगों में उस प्रसंग में 7 वर्ष मतलब वो सजा बढ़ाई गई है, नहीं उसका मतलब स्टार्टिंग का हो शायद 1 से 3 महीने 1 से 2 महीने में तो 3 वर्ष की उनको सजा है। पर अगर बच्चा मोर डेवलप हो गया हो और डेवलप हो गया हो तो 7 वर्ष की सजा कैदनी सजा अथवा दंडने पात्र बनશે। ये तो दूसरे के लिए हुआ कि कोई गर्भवती है और कोई और उसका गर्भपात कराए, पर क्या अगर वो लेडी खुद अपना गर्भपात कराए तो उसके लिए क्या है, तो वो भी देखेंगे हम। जो गर्भवती स्त्री पोते गर्भ पाड़ी नाखे अथवा पड़ावी नाखे तो ते पण ऊपर जणाव्या मुजब शिक्षाने पात्र थाय छे। अगर कोई औरत खुद अपना गर्भपात कराती है हॉस्पिटल में जाके या कोई डायन के पास या किसी भी रीत से, तो वो भी इस सजा के पात्र होती है। इसलिए कहते हैं कि बेटियों को भी इतना ही हमको मान देना चाहिए, इतना ही वेलकम करना चाहिए जितना हम बेटे को करते हैं। बेटे और बेटी हम समान गिने तो वही इस समय में अच्छा होगा। कलम 294, 354, 355 और 509 दैट इज स्त्रीनी लाज लेवी। जब कोई व्यक्ति
जाहिर में मतलब पब्लिकली कोई लेडीज के पास जाए, कुछ अश्लील गीत गाए, कुछ अश्लील बोले या कुछ अश्लील कृत्य करे या कुछ अश्लील शब्द बोले, तो वो स्त्रीनी लाज लेवी मतलब टेकिंग डिग्निटी ऑफ वुमन कंसीडर किया जा सकता है। बहुत पहले एक गीत निकला था, चोली के पीछे क्या है, बराबर, बहुत बोलते थे वो। बट ऐसा अगर कोई बोले, ऐसा अगर कोई गीत भी गाए या कुछ शब्द बोले, कुछ शायरी बोले कि जिससे एक स्त्री, एक लेडीज की मान हानि होती है या उसकी वो डिग्निफाइड, उसकी डिग्निटी जाती है, तो वो भी गुनाह है। हम ऐसा समझते हैं कि इसने गीत गा लिया तो क्या हुआ या कुछ बोल लिया तो क्या हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। कानून में वो भी प्रावधान है कि कोई अगर जानबूझ के आपको कुछ बोले, सुनाए, ऐसे कुछ गंदे इशारे करे, आपको देख के कुछ इशारे करे, तो भी आप अपना केस फाइल कर सकते हो और वो सामने का जो हीरो है, सामने का जो व्यक्ति है, उसको 3 मास की सजा, 3 महीने तक उसको जेल की सजा होगी और दंड अथवा બંને शिक्षाने पात्र થશે। 3 महीने के लिए वो जेल तो होगी ही उसको, और उसको अगर फाइन भी भरना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि उसने बोल दिया तो क्या हुआ या गंदे इशारे किए तो क्या हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। इट इज नॉट सो। कानून में ये भी प्रावधान है कि जिसका उपयोग या जिसका फायदा आप ले सकते हो। मूविंग अहेड, बहुत इजी टॉपिक, अपहरण, दैट इज किडनैपिंग। हम लोग पिक्चर में देखते हैं, मतलब हमको ये सारे वर्ड्स वी आर एक्वेंटेड विथ, हमको ऐसा पता चलता है कि अपहरण मतलब यही होगा, पर कानून में ऐसा नहीं है। જ્યારે કોઈ 16 વર્ષથી ઓછી વયના સગીર પુરુષ, 16 साल से कम अगर वो पुरुष हो, अथवा 18 वर्ष थी ओછી वयनी सगीर स्त्री, और लेडीज में तो वो बढ़ा दिया है, 18 साल से कम हो ऐसी स्त्री अथवा अस्थिर मगजना व्यक्ति ने तेना कानूनी वालीना संमति वगर कोई व्यक्ति लई जाए अथवा फोसलावीने लई जाए, तो ते व्यक्तिए તે સગીરનું અથવા અસ્થિર મગજના વ્યક્તિનું કાનૂની વાલીપણામાંથી अपहरण કર્યું કહેવાય। 16 साल से कम लड़के को भी और 18 साल से कम लड़की को भी उसकी मर्जी के साथ या मर्जी के बगैर उसको उल्लू बना के या कोई ऐसे लालच दे के उसको ले जाए, तो वो सब अपहरण में आता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, अगर कोई लड़की भाग जाए तो सबसे पहले यही प्रश्न होगा कि वो 18 साल की थी कि नहीं। 18 साल और उसके ऊपर की होगी तो वो अपनी मर्जी से गई होगी, तो फिर वो अपहरण कहलाया जाता नहीं है। अगर वो 18 साल से कम है तो उसके माँ बाप केस कर सकते हैं कि मारी सगीर वयनी छोकरी ने तेनु अपहरण थयुं छे। तो ये भी एक बहुत महत्व का प्रावधान है आपके लिए कि लड़के के केस में 16 साल से कम हो तो भी अपहरण गिना जाएगा, और लड़कियों में तो 18 साल तक अगर उसको उसकी सम्मति के साथ या सम्मति के बगैर उसके माँ बाप के पास से ले जाओ तो वो सारे चीज अपहरण में गिना जाएगा। कलम 375 दैट इज बलात्कार। रेप भी हम बहुत पिक्चर में देखते हैं, पता है हमको ये है वो है, पर ऐसा नहीं है। कानून में इतने कितनी प्रावधान है, इतनी बारीकियां है जो आपको जाननी जरूरी है। द फर्स्ट इज सबसे पहला है ઈચ્છા વિરુદ્ધ સંમતિ વગર ભયમાં મૂકીને બેહોશ અસ્થિર બનાવીને 16 વર્ષની નીચેની સ્ત્રીની સંમતિ મેળવીને કે સંમતિ વગર, अगर 16 साल से कम की जो बाला है, जो लेडीज है, जो गर्ल्स है, अगर उसकी सम्मति हो भी या सम्मति न भी हो, 15 વર્ષથી ઓછી વયની પોતાની પત્ની સાથે, पहले हम अगला देख लेते हैं कि 16 साल से नीचे की जो गर्ल्स है, जो बालाएं है, जो लेडीज है, उसकी सम्मति के साथ या सम्मति के बगैर उसके साथ अगर शारीरिक संबंध बांधे तो वो बलात्कार ही गिना जाएगा, क्योंकि वो 16 साल से कम है। और एक और बात है जो आपको शायद नहीं पता होगी, 15 વર્ષથી ઓછી વયની પોતાની પત્ની સાથે अगर खुद की बीवी भी 15 साल से कम है और उसके साथ शारीरिक संबंध उसकी मर्जी के विरुद्ध या उसकी सम्मति के विरुद्ध करने का कोई प्रयत्न करता है तो वो भी बलात्कार ही गिना जाएगा।
आपके आसपास अगर ऐसा कोई केस हो तो यू कैन डेफिनेटली वो आप जा सकते हो और उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। वंस अगेन इम्पोर्टेंट प्रावधान है, इसलिए रिपीट करती हूँ कि 16 साल के नीचे की जो बालाएं है, जो गर्ल्स है, उसकी सम्मति के साथ या सम्मति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बांधा जाए। और 15 साल की ओछी, 15 साल से कम अगर खुद की भी पत्नी हो, उसके साथ उसकी इच्छा विरुद्ध या उसकी सम्मति के बगैर संबंध बांधना, शारीरिक संबंध बांधे तो वो बलात्कार गिना जाएगा। इस केस में 7 વર્ષથી आजीवन कैद सुधीની शिक्षा तथा दंडनी जोगवाई है। ऐसे केसों में उसको 7 साल की सजा होगी कैद की, या फिर शिक्षा की सजा होगी, या फिर दोनों सजा उनको हो सकती है। तो बलात्कार जो बहुत कॉमन चीज है, पर ये बारीकियां है जो हमको भी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अन्य कायदाओं, दूसरे सारे लॉज भी है जो बेसिक है आपको जानने के लिए, जो मूड है आपको जानना जरूरी है, वो भी मैंने इधर ले लिया है कि भारतीय बंधारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो बंधारण है, उसमें आर्टिकल 14, 15 और 21 भी लेडीज के बारे में या लेडीज की तरफेन में या लेडीज की तरफ में अपने सारी बातें करती है। इक्वालिटी की बात करती है, लाइवलीहुड की बात करती है, डिस्क्रिशन की बात करती है। एक स्त्री है, इसके कारण उसको कोई पक्षपात किया जाएगा नहीं। एक मान जितना जेंट्स को मिलेगा उतना ही लेडीज को मिलेगा। और आर्टिकल 21 के हिसाब से सबको मान सहित जीने का अधिकार है। ये हमारा भारतीय बंधारण जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ एनी लॉज। वो सारी का जो लॉज है उनका हृदय माना जाता है, हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है। उसमें भी स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। द नेक्स्ट इज समान वेतन धारो। वेतन मीन्स रेम्यूनरेशन, पगार जो हमको मिलती है वो, उसमें भी ये बताया गया है, दिखाया गया है कि जितना पगार कि जितना सैलरी एक जेंट्स को मिलता है उतना ही, और उसी काम के लिए उतना ही पगार, उतना ही सैलरी, उतने ही रुपए एक लेडीज को भी मिलने चाहिए। दूसरा है हिंदू वारसा धारा अधिनियम। वारसो जो मतलब वारसो जे छे हमको जो हेरिडेटरी जो मिलता है, उसमें भी पितानी मिलकतમાં સરખો ભાગ, जो हमको हेरिडेटरी जो मिलता है हमारे पिता की जो मिलकत होती है, उसमें भी एक लेडीज को, एक गर्ल को, एक स्त्री को इतना ही भाग मिलना चाहिए जितना उसके भाई को या अन्य पुरुष को मिलता है। ये भी है कि मतलब लेडीज को कम नहीं आका गया। पिता की संपत्ति में जितना हक उसके बेटे का है उतना ही हक उसकी बेटी का भी है। दहेज प्रतिबंधक धारो हम देख गए हैं। दहेज क्या है? दहेजनी मांगणी करवी તેમજ દહેજ આપવું ગુનો બને છે। पुलिसने वॉरंट वगर धरपकड़ करवानो अधिकार મળે છે। बिना वारंट के अगर दहेज की फरियाद गई तो पुलिस, वो जो पार्टी है, हमने आगे देखा है, उसके पति या उसके ससुराल वाले को भी पकड़ के उसको उसके सामने सारी कार्यवाही कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी जोगवाई है, खास करके जो बूढ़े माँ बाप है या ऐसी लेडीज है जिसको उनके पति ने छोड़ दिया है, उनके लिए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फौजदारी कार्यवाही नो कायदो, उसकी कलम है, उसका सेक्शन है 125। वो कहता है कि अगर कोई वाजबी कारण के सिवाय अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ दे, बालक को छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, शायद उसके साथ रहे भी नहीं, तो भी वो पत्नी को भरण पोषण की रकम मतलब पैसे देने के लिए उसकी जवाबदारी है। अगर कोई पति बिना कारण अपनी पत्नी को छोड़ दे, उसके बालकों को छोड़ दे, त्याग कर दे उनका, शायद उनके साथ रहे भी नहीं, और अगर कोई लेडीज कोर्ट में जाएगी, अगर कोई स्त्री कोर्ट में जाएगी और भरण पोषण का अगर वो दावा करेगी, तो वो पति उसको भरण पोषण की रकम मतलब जितने पैसे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है उतने देने के लिए उसकी फर्ज बनती है, वो हस्बैंड की या उसकी कानूनी नैतिकता फर्ज उनकी होगी। अगाऊ मासिक भत्तो पहले जो था वो हस्बैंड 500 रुपये देने पड़ते थे उसको मंथली,
भरण पोषण के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी उसमें सुधारा हुआ है कि उसके हस्बैंड की जितनी इनकम है, જેટલી એની આવક છે તે પ્રમાણેની રકમ એને ભરવી પડે। मतलब अगर वो 50,000 कमाता होगा तो उस अमाउंट की उसको भरण पोषण की रकम देनी पड़ेगी। अगर 1,00,000-2,00,000 रुपया कमाता है तो उस अमाउंट की उस हिसाब से उसको भरण पोषण की रकम देनी पड़ेगी। उसको 500 रुपया भी अलाउड नहीं है, 500 रुपये से ज़्यादा ही होगी जो लेडीज़ को मिलेगी। मतलब अगर आपकी जान में ऐसा कोई हो कि जिसको उसका पति ने त्याग किया है, वो बेचारी अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हो, तो सीआरपीसी की कलम 125 का लाभ लेके आप उसका फायदा ले सकते हैं। एक और बहुत महत्व की चीज है जो आपको जाननी जरूरी है, दैट इज मफत कानूनी सहाय। मुफ्त में कानूनी सहाय। अभी देखिए हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई केस करना होगा तो एडवोकेट को हमको रोकना होगा, उसको फीस देनी होगी और कितनी सारी झंझटें, कितनी सारी मगजमारी और कितने पैसे हमारे जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। सरकार ने या जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर्सों ने, ये भी एक प्रावधान किया है कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ संजोगों में मफत कानूनी सहाय मतलब फ्री लीगल एड उसको मिलेगी। परिस्थितिને લક્ષમાં લઈને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ અધિનિયમ 1987 પસાર કરી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું, જેમાં ચોક્કસ પ્રકારના વ્યક્તિઓને, वो ऐसे कैटेगरी होती है, ऐसे क्लास होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको मुफ्त में कानूनी सहाय या उसको कानूनी सलाह मिलती है। वो कौन कौन है वो हम देखते हैं। पहले જે વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક ₹50,000 करता ओછી हो, जिसके पूरे साल की इनकम जो है, आवक जो है वो 50,000 रुपये से कम हो, तो उसको मुफ्त में कानूनी सहाय मिलती है। सेकेंड इज महिलाओं, लेडीज जो होती है, जो त्राहित होती है, जिनके साथ कुछ खराब हुआ होता है, वो भी मुफ्त में कानूनी सहाय ले सकती है। तीसरा है बालकों, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनको अगर कुछ केस में ऐसा होता है तो वो भी मुफ्त में कानूनी सहाय ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ना व्यक्तियों, SC/ST जो व्यक्ति होते हैं उनको भी मुफ्त कानूनी सहाय की जो प्रावधान है उसके अंदर उनको सहायता मिल सकती है। मानवोना गैरकायदे व्यापारનો ભોગ બનેલ હોય, गैरकायदे व्यापार मतलब अगर किसी को किडनैप करके उसको वेश्यावृत्ति में डाला गया हो या इसके पास भीख मंगाई गई हो, ऐसा अगर कोई पीड़ित व्यक्ति हो तो उसको भी मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहाय मिल सकता है। मानसिक बीमार असमर्थ व्यक्ति, अगर कोई बहुत बूढ़े हो, मानसिक रीत से बेचारे विकलांग हो, बेचारे कमजोर हो, उसको कुछ बीमारी हो मानसिक रीत से, तो उन सबको भी कानूनी सहाय मिल सकती है। जो असमर्थ हो, मुफ्त कानूनी सहाय मिल सकती है। जो असमर्थ है मतलब बूढ़े हैं, जो अपना कुछ नहीं कर सकते, वो सबको भी मुफ्त में कानूनी सहाय मिल सकती है। और 7वां नंबर है औद्योगिक कामदार, जो लेबर वर्कर्स है, जो फैक्ट्री में जाते हैं, जो बेचारे अकेले से होते हैं, शायद उनकी यूनियन हो तो कुछ एकता होती, बाकी अगर यूनियन नहीं है तो वो बेचारे थोड़े अकेले से होते हैं। उन सब के लिए भी मुफ्त कानूनी सहाय की प्रावधान है कि ये 7 कैटेगरी में जो आते हैं उन सारों को मुफ्त कानूनी सहाय मिलेगी। ये जो कैटेगरी में लोग आते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल के पास जा सकते हैं, वो मुफ्त अपने कानूनी सहाय के लिए अर्जी करेंगे और फिर उनको मुफ्त कानूनी सहाय मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है, આ રીતે નિમણૂક કરવામાં આવતા વકીલની ફી, કોર્ટની કાર્યવાહી માટે કરવો પડતો ખર્ચ, કોર્ટ ફી, સ્ટેમ્પ વગેરે કોઈ પણ જાતની રકમ અરજદારે ચૂકવવાની રહેતી નથી। वो जो केस करता है, वो जो 7 कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको वकील की फी भी नहीं देनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ती है, कि और कोई भी जो फीस हो
वो भी देनी पड़ती नहीं है। उनको संपूर्ण एब्सोल्यूट उनको फ्री लीगल एड मिलता है, उनको संपूर्ण मुफ्त कानूनी सहाय मिलती है। આમ સંપૂર્ણ મફત અને સક્ષમ કાનૂની સહાય આપવાની જોગવાઈ આ કાયદામાં કરવામાં આવી છે, જેથી कोई व्यक्ति तेना हक थी वंचित ना रहे। ये सारी जो प्रावधान है मुफ्त कानूनी सहाय की, उसके पीछे उसका हेतु यही है कि सबको न्याय मिलना चाहिए और कोई भी न्याय के बगैर रहना चाहिए नहीं। अगर उसकी सिचुएशन नहीं है, अगर वो असमर्थ है, लेडीज है, बच्चे है, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब से है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, उनकी इनकम कम है, फिर भी उनको कानूनी न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए उसको उन सभी को मफत कानूनी सहाय मतलब मुफ्त में कानूनी सहाय मिलती है। ये भी बहुत खास करके जो स्त्रियां लेडीज काम पे जाती है उनके लिए एक प्रावधान है कायदा लॉ में, कानून में, दैट इज कामना स्थले जातीय सतामणी। जब भी हम काम पे जाते हैं, वहाँ के बॉस या हमारे सहकर्मचारी अगर कोई है वो हमसे शारीरिक संपर्क करना चाहे या हमको हाथ लगाए, टच करे, कुछ अघटित मांगनी करे, कुछ हमको ऐसा कुछ दिखाए मोबाइल में या ऐसा कुछ जो हमारी डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं हो, शारीरिक त्रास आपे, मानसिक त्रास आपे, तो ये सब भी कामना स्थले जातीय सतामणी कंसिडर करने में आया है। एक बहुत ही फेमस केस है, शायद आपको पता होगा, दैट इज रूपनदेल बजाज विरुद्ध कन्वरपाल सिंह गिल। ये जो दोनों है वो मिलिट्री के बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे और उनके यहाँ वो एक लेडीज गई थी, तो बात में उन्होंने वो लेडीज को हाथ लगाया था उसकी बैक पॉकेट पे पीछे। तो ये फिर केस हुआ था कि एक लेडीज को उसकी इच्छा के बगैर कहीं भी हाथ लगाया नहीं जा सकता, कुछ उसके सामने अघटित मांगनी भी नहीं हो सकती, या फिर उसको कोई भी शारीरिक या मानसिक त्रास भी दे नहीं सकते। इसके लिए सजा है 5 साल की कैद अथवा 20,000 रुपये का दंड। मतलब जब भी आप काम पे जाओ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप कह सकते हो कि आज मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें ऐसा बोला था, अभी 5 साल के लिए जेल में कौन रहेगा, तो वो व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा और ऐसा करने के लिए बंद कर देगा। एक लास्ट में लाइन लिखी है मैंने गुजराती में, दैट इज लोभ पापनो बाप छे। कभी कभी क्या होता है कि वो लेडीज ही थोड़ा और तैयार होके या थोड़ा और फ्री होके ऐसा सोचती है कि मुझे और ज्यादा और जल्दी प्रमोशन मिलेगा, या मैं बॉस की लाडली हो जाऊंगी, या फिर मुझे छुट्टी मिलेगी, या मेरा पगार बढ़ जाएगा। ऐसा सोच के अगर कोई लेडीज आगे बढ़ती है और फिर उसका जातीय शोषण होता है, तो उसके लिए मैं ऐसा मानती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, कि वो लेडीज ही जिम्मेदार है। अगर हम अपनी मर्यादा में ही रहे, अगर हम लालच ना करें अनैतिक रीत से आगे बढ़ने का, तो फिर ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। दिस इज अ थॉट दैट आई शेयर। सबसे महत्व की प्रावधान पे हम आते हैं, जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो इतना बड़ा उसको कर दिया है और इतने सारे उसमें प्रावधान है कि एक भी व्यक्ति उसमें से निकल नहीं सकता। घरेलू हिंसा धारो, दैट इज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके अंतर्गत अगर पत्नी को मारझूड़, उसमें तमाचो, लात, धक्को मारवो, अपमान करवो, ये सब आ जाता है। उसको अगर तमाचा भी मारे, कोई लेडीज को धक्का मारे, लात मारे, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संजोगों में उसके पति को 1 वर्ष सुधीनी कैद, 1 साल के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा और 20,000 सुधीनो दंड के पछी बन्ने थई शके। आगे के भी प्रावधान है, हम देखेंगे, पर ये पहले में ऐसा लिखा है कि पत्नी की कोई अगर उसको मारे, पीटे, उसका अपमान करे, तो फिर 20,000 रुपया और 1 साल की कैद उसको पति देव को होगी। अभी हम जनरली जो भी कानून पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि हम परिणित मतलब जो शादीशुदा है उसके लिए ही सारे लॉज होते हैं, पर इस घरेलू हिंसा धारा में एक बहुत महत्व की जोगवाई है कि लिव इन रिलेशनशिप, मतलब जो शादी नहीं करते या शादी करे बगैर भी साथ रहते हैं,
तो उसको भी ये घरेलू हिंसा धारा लागू पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी के बगैर एक साथ रहते हैं, उसको भी ये कानून लागू पड़ता है। उसमें भी यही आता है, शारीरिक, जातीय, मौखिक, आर्थिक લાગણી સાથે સંકળાયેલ ઉપયોગ કે દુરુપયોગ કરે, ધમકી આપે, तो वो भी घरेलू हिंसा कंसीडर होता है। मतलब शादीशुदा को भी एक लॉ लगता है, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है, जो नहीं शादीशुदा है, एक साथ रहते हैं, उसको भी ये कानून की जोगवाई एप्लीकेबल है। कोई अगर लेडीज को उसके भाई या कोई माता को उसका पुत्र कोई परेशान करता है, परेशानी देता है, तो वो भी घरेलू हिंसा धारा के कानून के अंदर आ जाती है। अभी हमने भाई देखा, भाई में ऐसा है कि अपना भाई हो तो भी चलेगा, या दत्तक, मतलब उसको एडॉप्ट किया हो, उसको दत्तक लिया हो, तो वो भाई भी अगर परेशान करे, वो पुत्र भी अगर परेशान करे, तो उसके लिए भी हम घरेलू हिंसा धारा के हेठળ, घरेलू हिंसा कानून के हेठળ हम उसको केस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दूसरा है बड़जबरी थी जातीय संबंध। पत्नी के साथी ने, साथी शब्द यूज किया है उसके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, साथी ने पोर्नोग्राफी के अन्य अभद्र चित्रों के सामग्री જોવાની ફરજ પાડવી, બાળકને જાતીય શોષણ કરવું, उसको अगर फोर्सफुली, उसको जबरदस्ती से अपनी पत्नी को या अपनी साथी को, साथी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो पत्नी तो कही जा सकती नहीं, तो साथी को कुछ ऐसा बताए, कुछ ऐसा बोले कि जिससे उसको अच्छा नहीं लगता, उसका शोषण होता है, तो वो सारी चीजें भी घरेलू हिंसा में आती है। पत्नी के साथी ने अपमान करવું, अपमानजनक नामे बोलावी, पत्नी ने नौकरी करता रोकवी કે नौकरी છોડાવવાની ફરજ પાડવી। अगर एक पुरुष, एक पति अपनी पत्नी को या साथी को अपमानजनक नाम से बुलाता है, हम सीरियल देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसकी मैं बहुत हमेशा ही बात करती हूँ। इसमें वो जेठालाल दया को क्या कहता है, डोबी कहता है, बबूचक कहता है, नॉनसेंस कहता है। अगर दया की इच्छा हो तो वो जेठालाल के सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हेठળ, उनकी नेजा हेठળ वो केस दाखिल कर सकती है। अपनी पत्नी को अपशब्द बोलना, अपमानजनक उसको नाम थी बोलाવું, गांडी, डोबी, चक्रम, अगर ऐसा कोई पति अपनी पत्नी को बोलता हो तो आप कह सकते हैं कि आज मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें मैडम तो बोल रहे थे कि अपमानजनक नाम थी पण बोलाવું नहीं तो 1 વર્ષની कैद અને 20,000 રૂપિયાનો दंड થાય। शायद आप ऐसा बोलेंगे तो आपके पति या आपके पार्टनर हो या किसी और के पति या किसी और के पार्टनर हो तो ऐसा बोलते बंद हो जाएंगे। पत्नी अपमान के लायक नहीं है, पत्नी को हमेशा मान मिलना ही चाहिए। कोई भी स्त्री अपनी मर्यादा में रह के काम करती हो, उसको अपमानजनक शब्द से या अपमानजनक नाम से बुलाना भी गुनाह है, अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, स्त्री घरेलू हिंसा धारा के हेठળ। दहेज मांगવું કે દહેજના નામે અત્યાચાર, दहेज के लिए अलग भी कायदा है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानूनी घरेलू हिंसा धारा के अंदर भी दहेज को कंसीडर कर लिया है, अंदर गिन लिया है। माता, बहन, દીકરી કે અન્ય સગા સંબંધી પર પણ આ પ્રકારનો જો અત્યાચાર કરવામાં આવે તો તે તમામ ઘરેલू हिंसा धारा हेठળ આવશે। माँ, बहन, बेटी, पत्नी या लिव इन पार्टनर्स जो होती है उनके ऊपर भी कोई भी अत्याचार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शाब्दिक, वो जो भी होता है वो सारी घरेलू हिंसा के अंदर उसको कंसीडर किया है, उसको गिना गया है। आगे के प्रावधान में हमने एक लाइन हमारी रह गई, वो लास्ट वाली थी कि पत्नी ने नौकरी करता रोकवी कि नौकरी छोड़ावानी फरज पाड़वी। अगर कोई लेडीज नौकरी कर रही है तो उसको नौकरी छोड़ने की बात करनी या उसको नौकरी छोड़ने के लिए उसको फोर्स करना, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। मतलब अगर एक लेडी ऐसा सोचती है कि मैं कमाऊं, मैं अपना घर चलाऊं, या मैं इंडिपेंडेंट बनूं, या मैं स्वतंत्र बनूं, और उसको ऐसा करते रोकना भी घरेलू हिंसा में आएगा।
ये एक पिक्चर है, उसमें कहता है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के केस हुए हैं, क्योंकि वो औरत भी घर पे है, उसका पति भी घर पे है, उसके सारे रिलेटिव जो साथ में रहते होंगे वो भी घर पे है। तो ये कोविड के टाइम पे, ये कोविड-19 के टाइम पे, ये कोरोना वायरस का जब टाइम है, लॉकडाउन है, अनलॉकडाउन है, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इस समय सबसे ज्यादा केस घरेलू हिंसा, घरेलू अत्याचार के हुए हैं। आप सब पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपने सुना होगा। सो ये सारी बारीकियां है घरेलू हिंसा धारा के अंदर, जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हो, जिससे एक लेडीज को पूरी तरह से उसको सुरक्षा दी गई है। अभी उसकी कार्यवाही हम देख लेंगे। जनरली हमको सनी देओल भाई का एक डायलॉग बहुत याद रहा है कि जब भी हम केस करते हैं तभी एक ही बात होती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पर घरेलू हिंसा कायदा जो है, कानून जो है, इसके हेठड़, उसके अंदर जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ कुछ खराब हुआ है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो खुद भी फरियाद कर सकती है या उसके बिना पर कोई और भी फरियाद कर सकता है। एक अर्जी करनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट वो देखता है और जो पहली तारीख है वो अर्जी के 3 दिन के अंदर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि तारीख पे तारीख, जैसी उस मैजिस्ट्रेट को अर्जी मिली घरेलू हिंसा की तो वो 3 दिन के अंदर अंदर पहली सुनवाई रखेगा। फिर वो जो पूरा जजमेंट है, वो पूरा जो डिसीजन है, वो 60 दिवस मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। ये हुई बात प्रोसीजर की। अभी सोचिए कि अगर कोई लेडी घरेलू हिंसा कानून के अंदर केस फाइल करके आई अपने घर, तो सबसे पहले उसके घर वाले क्या कहेंगे कि तू हमारे घर से बाहर निकल, तू हमें घर में चाहिए ही नहीं, तुमने हमारे विरुद्ध केस किया है, तू हमारे घर में चाहिए ही नहीं, ऐसा बोल के वो लेडीज को घर से बाहर निकाल देंगे। तो उसके लिए आश्रय गृहिणी व्यवस्था, अगर वो लेडी की इच्छा है तो कानून में ये प्रावधान है कि उसको आश्रय गृह मतलब जो होम होते हैं लेडीजों के लिए, उसमें उसको रखा जाएगा। अगर वो लेडी ऐसा बोले, अगर वो स्त्री ऐसा बोले कि मुझे अपने ही घर में रहना है, मुझे नहीं निकलना है, तो कोर्ट वो भी ऑर्डर पास करेगी कि वो स्त्री अपने ही घर में रहे, उसको बाहर निकाला न जाए। अभी अगर वो घर में रहेगी तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो क्या बोलेंगे कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तूने हमारे विरुद्ध फरियाद की तो हम भी तुझे शांति से जीने नहीं देंगे। तो उसके लिए रक्षण न हुक्म, अगर उसको लगता है, अगर कोई स्त्री को लगता है कि मेरी जान को कुछ हानि होगी या मुझे कोई और परेशानी होगी या मुझे शारीरिक रीत से कोई परेशान करेगा, तो वो कोर्ट को अर्जी करती है और उसको रक्षण हुक्म मतलब प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी मिलेंगे। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि वो लेडीज की मारपीट हुई हो, तो उसके लिए तभी भी सुविधा मतलब मेडिकल जो फैसिलिटी है सारी, डॉक्टर्स की, नर्स की, वो भी उसको मिलेगी। ये भी प्रावधान ये कानून के अंदर है। अभी वो रही तो सही, अलग शायद रही होगी या कुछ भी हुआ होगा, पर उसको जीवन निर्वाह के लिए पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए नाणाकीय राहत कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि उसके ससुराल वालों को एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स रकम वो स्त्री को देनी पड़ेगी जब तक वो जजमेंट, जब तक वो चुकादा आए नहीं। अभी कितने केसों में ऐसा होता है कि वो ससुराल वाले कहते हैं कि तुझे जाना हो तो जा, पर तेरे बच्चे को हम देंगे नहीं, वो उसकी कस्टडी हम ही रखेंगे। तो वो बेचारी लेडीज तो क्या मजबूरी में ऐसा सोचती है कि अभी बच्चों के बगैर तो मैं अकेले कैसे रहूं, तो वो सोच के वो रह जाती है उसके घर में। पर ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा जो कानून है उसके तहत अगर कोई लेडीज अपने बच्चों की कस्टडी मांगे, अगर बच्चों की वो ऐसा सोचे कि मुझे बच्चे मेरे साथ रहे, तो वो भी प्रावधान इस पूरे कानून में है। अभी ऐसा सोचेंगे कि ये सब होगा तो कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी अगर केस किया तो, पर लास्ट लाइन आप पढ़ो कि कार्यवाही બંધ બારને યોજાશે। બંધ બારને એટલે इट इज अ टर्म, ये एक वर्ड है
इसका मतलब कि जो सारी प्रोसीजर होगी वो सीक्रेटली होगी, वो ज्यादा किसी लोग को पता चलेगी नहीं। हम जो पिक्चर में देखते हैं कि पूरा वो कोर्ट रूम भरा होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। इट विल बी बिटवीन द पार्टीज। वो जो पार्टी है, पति होगा, शायद पत्नी होगी, उसके ससुराल वाले होंगे, 2 एडवोकेट्स होंगे और जज होंगे। इतने ही लोग ये पूरी सुनवाई में होगी और विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर उसकी जो जजमेंट है वो आ जाएगा। और वो 2 महीने के बीच ये जो सारी उसको फैसिलिटी है वो सारी लेडीज को मिलेगी और उसके लिए वो हकदार होगी। अभी हम शायद सोचते होंगे कि ये सब इंडिया में ही है, पर ऐसा नहीं। अमेरिकाમાં દર 18 મિનિટે एक स्त्री मार खाए छे। बाहर के देशों में भी ये है सारी दुर्व्यवस्थाएं या सारे दूषण। गुजरात राज्यમાં दररोज 17 स्त्रियों आप मृत्यु थाय छे, वो खुदकुशी करती है, ये सब हिंसा के कारण। स्पेन की एक कहावत है कि खच्चर और स्त्री वच्चे समान शू छे। जैसे हमारी कहावतें होती है, वैसे स्पेन में एक कहावत है कि खच्चर मतलब वो जो गोरे गधे का कॉम्बिनेशन होता है वो, और स्त्री लेडीज, उसके बीच में क्या समानता है। तो जवाब उस कहावत में ही है कि तेमने सारी रीते मार मारवाथी तेओ सुधरे छे। स्त्री और खच्चर, लेडीज और खच्चर में कोई फर्क गिना नहीं। कहावत ये कहती है कि उनको जितना मार मारो वो अच्छी तरह से रहती है। ये एक अपमान है एक लेडीज के लिए। थोड़ी अन्य जोगवाई જોઈ લે। कोई पण स्त्रीनी धरपकड़ सूर्यास्त, सूरज डूब जाए से सूर्य उगे तब तक उसकी कोई धरपकड़, मतलब पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, धरपकड़ नहीं हो सकती। जब भी उसकी धरपकड़ हो तो एक लेडीज पुलिस कर्मचारी उसके साथ रहनी चाहिए। जब भी उसकी धरपकड़ हो तभी वो लेडीज कर्मचारी जो है वो भी विवेकपूर्ण शांति से उसके साथ व्यवहार करे। डॉक्टरी तपास, जब भी कोई मेडिकल उसकी तपास हो या मेडिकल उसका कुछ सर्वे हो, तभी हो सके इतना वो लेडीज डॉक्टर ही होनी चाहिए। खास करके रेप के केस में ऐसा होता है कि उसकी मेडिकल टेस्टिंग होती है कि शायद सच में रेप हुआ है कि नहीं। तो वो सिचुएशन में एक लेडीज डॉक्टर ही उसके पास रहनी चाहिए, होनी चाहिए। ये प्रावधान है, जनरल प्रावधान है जो आपको पता होने चाहिए। 1 घंटा पूरा हो गया। आई वुड एंड माय सेशन विद द लास्ट क्वेश्चन, जो मैं हर सेमिनार में बोलती हूँ, हर सेमिनार में कहती हूँ कि स्त्रीनी आ स्थितिनु कारण। हम सोचते हैं कि लेडीज के ऊपर जो ये सारे अत्याचार होते हैं, जो ये सारी चीजें होती है, उसके पीछे कारण क्या है। हमने एक कहावत सुनी है, इंग्लिश में बोलूंगी, बाद में गुजराती हिंदी में भी बोलूंगी, कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये कहावत हमने सुनी है, पर कभी ऐसा सुना है आपने कि एक सफल स्त्रीनी पाछळ एक स्त्रीनो हाथ होय छे? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक सफल स्त्री है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ है? नहीं। ये जो सारे दूषण है, मैं ऐसा मानती हूँ, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो है स्त्री के प्रत्ये ईर्ष्या। एक लेडीज को दूसरी लेडीज के साथ कभी इतना बनता नहीं। इसके कारण ही शायद ये घरेलू हिंसा बढ़ रही है या ये सारे अत्याचार बढ़ रहे हैं। जनरली जब भी एक लेडीज शादी करके आती है तो उसका हस्बैंड तो उससे बहुत अच्छी रीत से रहता है, शायद उसका ससुर, देर, जेठ, वो सब भी उसके साथ अच्छी रीत से रहते हैं। पर जो प्रॉब्लम है वो उसकी ननद को होती है, वो उसकी सास को होती है, उसकी देरानी जेठानी को होती है, और वो उसके बेटे को या उसके जेठ को या उसके देर को या उसके बेटे को वो चढ़ाती है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। फिर शायद वो पति मिसगाइड होके अपनी पत्नी को मारता है या सारे अत्याचार करता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जब एक लेडी आगे बढ़ रही हो, जब एक स्त्री प्रगति कर रही हो, तो दूसरी स्त्री को खुश ही होना चाहिए और उसकी मदद ही करनी चाहिए। हमारे अंदर जो ईर्ष्या की मात्रा है वो हमें 0 कर देनी है। और ये कहावत हमको फिर प्रचलित करनी है
કે એક સફળ સ્ત્રી પાછળ એક સ્ત્રીનો હાથ હોય છે. हमको एक लेडीज होके दूसरी लेडीज की मदद करनी चाहिए, एक स्त्री होके दूसरी स्त्री की मदद करनी चाहिए. तभी मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सारे कायदे जो है, ये सारे कानून जो है, उसकी जरूर भी नहीं रहेगी और देयर वुड बी अ पीसफुल वर्ल्ड. एक शांत देश की, एक शांत राष्ट्र की और एक शांत समाज की हम स्थापना कर सकते हैं. इसके लिए मेरी सारी लेडीजों से अनुरोध है कि हमारे में जो दूसरी लेडीज के प्रति, दूसरी लेडीज के लिए जो ईर्ष्या है या हम उसके लिए खराब बोलते हैं, वो आदत हम बंद कर दें. हो सके तो उसकी मदद करें या फिर ना मदद करें. तो दैट विल बी, ये सब जो है एक अच्छे समाज के लिए और एक अच्छे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा. थैंक यू ऑल. विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन.